वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के विषय में। अब तक के वीडियोज़ में बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स में बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के सोल को टच करने की कोशिश की, कुछ उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना। और दूसरे लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के विषय में बात किया, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांचेस को भी जाना। आज के लेक्चर्स में बच्चों हम लोग बात करेंगे इस पूरे लिविंग वर्ड्स में जो दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो बच्चों हम लोग जानेंगे, चूँकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं, जिसको हम बायो साइंस कहते हैं या फिर लाइफ साइंस कहते हैं। बच्चों चूँकि हम लोग जीवन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये पढ़ना चाहेंगे कि जीवन को अर्थात जीव को सजीव निर्जीव से कैसे अलग करते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर एक सजीव है और एक निर्जीव है तो इन दोनों को हम लोग उनके किस कैरेक्टर्स के आधार पर डिफर कर पाते हैं कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आइए आज हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत हम इसको जानते हैं कि अगर एक मेज पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रखा गया है और उसी मेज पर एक दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स रखा गया है, कोई ऐसा निर्जीव वस्तु रखा गया है, तो इन दोनों को किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि ये सजीव है और दूसरा निर्जीव है। तो आइए बच्चों आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज ये बच्चों हम बात करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो होता है बच्चों वो है मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जितने भी सजीव होते हैं बच्चों किसके बने होते हैं? जीवद्रव्य के बने होते हैं। जो जीवद्रव्य होता है बच्चों ये क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे कि जीवद्रव्य को क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। और ये जो कहा है बच्चों सबसे पहले किसने कहा है? वो हक्सले साहब ने कहा। हक्सले ने कहा बच्चों कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आपको ये पता होगा कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है बच्चों ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार से वर्कशॉप जैसा होता है, जहाँ ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ क्या होती है बच्चों? गवर्न होती है। जहाँ से ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़, हमारे सेल की जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है बच्चों वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही गवर्न होती हैं। तो हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत कौन कौन आता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन आता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म आता है, अर्थात जो हमारे सेल के अंदर के जो मैट्रिक्स होते हैं बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक तरल जो पदार्थ होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साथ ही बच्चों उस साइटोप्लाज्म में जितने भी तैरते हुए जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सच एज द कौन? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक बच्चों, ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये, और साथ ही साथ बच्चों न्यूक्लियस, इन सब का जो सामूहिक सामंजस्य होता है ये जहाँ पाए जाते हैं बच्चों किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जाते हैं। अर्थात इन सब को गवर्न करने वाला सेंटर्स कौन होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक प्रकार से वर्कशॉप होता है जहाँ हमारे कोशिका की ऑल द एक्टिविटीज़ क्या होती है बच्चों? परफॉर्म होती हैं। ठीक बच्चों, एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, आप इसको भी जानिए कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों ये हमारे कोशिका का क्या होता है? एक लिविंग कंटेंट होता है। एक्चुअल लिविंग कंटेंट कौन होता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। आप इसको रिमार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म जो होता है बच्चों हमारे कोशिका का जो सजीव कहा जाता है, जिसमें जीवन विद्यमान होता है, वो कौन है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन होता है। तो हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाला वो कंपोनेंट जिसमें जीवन होता है वो कौन है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एज वेल एज द न्यूक्लियस। और इन सब की जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों वो कहाँ गवर्न होती हैं? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक बच्चों, एक और फैक्ट को आप जानिए, ये देखिए जैसा कि इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं बच्चों ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, अर्थात साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो न्यूक्लियस, और साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बच्चों ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोप्लाज्म में ही विद्यमान होते हैं। ठीक बच्चों, तो प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा बच्चों? हक्सले ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का, इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म ही जीवन का एक भौतिक आधार होता है। अर्थात हमारा जो जीवन बनता है बच्चों, हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो गठन होता है, वो कल के लेक्चर से बच्चों हम लोगों ने बताया था कि जो सेल होता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये जीवन का सबसे हमारे जीवन का क्या है? सबसे छोटा संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। लेकिन बच्चों जो हमारा सेल भी होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये और भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसा कि हम अभी डिस्कस करते हैं कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल से मिलकर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल से मिलकर तब सेल का निर्माण होता है बच्चों। ठीक, सॉरी, मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल से सेल, इस प्रकार से बनता है बच्चों। तो सेल को भी बनाने के लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा बच्चों? हक्सले साहब ने कहा कि ये हमारे जीवन का भौतिक आधार होता है। दूसरा फैक्ट ये है बच्चों कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को जो डिस्कवर किया वो किसने किया? डुजार्डिन साहब ने। और पहले प्रोटोप्लाज्म का नाम सबसे पहले किस रूप में दिया गया था? सारकोड के नाम में। डुजार्डिन साहब ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड के रूप में कहा। किस रूप में बच्चों? सारकोड के रूप में। तीसरा फैक्ट ये है बच्चों कि पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म का सबसे पहले नाम दिया। द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज क्वाइंड बाय पुरकिंजे। ठीक बच्चे, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, जबकि हक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, और डुजार्डिन ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का खोज किया और प्रोटोप्लाज्म का नाम उन्होंने सारकोड के रूप में दिया। ठीक बच्चों, और एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूगो वॉन मोहल। तो ह्यूगो वॉन मोहल साहब ने सबसे पहले प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म को एक्सप्लेन किया। प्लांट सेल में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को किसने एक्सप्लेन किया बच्चों? ह्यूगो वॉन मोहल ने। ठीक बच्चों, तो ये चारों साइंटिस्ट आप ध्यान से देख लीजिए और उनको लिख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने किया? हक्सले साहब ने कहा। डुजार्डिन साहब ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम सारकोड दिया। पुरकिंजे साहब ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, अर्थात प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? पुरकिंजे साहब ने। और ह्यूगो वॉन मोहल ने सबसे पहले प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म को समझाया। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म की अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि बच्चे इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रोटोप्लाज्म एक रंगहीन होता है। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस। एक जेली जैसा पदार्थ होता है, एक विस्कस चिपचिपा होता है, ग्रेनुलर कणिका युक्त होता है और इलास्टिक होता है। तो ये इसके क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनको सब समझाने का जो मेरा मतलब है बच्चों, तो मेरा मतलब ये है कि जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों का लक्षण अगर हम सजीवों को निर्जीव से डिफर करके देखें तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? तो सबसे पहला जो लक्षण सजीवों का होता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। और प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जीवन का जो है पहला भौतिक आधार होता है। ठीक बच्चों, जिसको किसने कहा? हक्सले साहब ने कहा। तो आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके विषय में बच्चों हम जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाएंगे, सेल बायोलॉजी को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी तो आपको प्रोटोप्लाज्म के विषय में बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ तो हमने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक शो किया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक यूनिक फीचर होता है बच्चों, वो पहला क्या है? मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कि सभी सजीव जो होते हैं वो जीव द्रव्य के बने होते हैं और जीव द्रव्य कोशिका के एक वर्कशॉप होता है बच्चों, जहाँ हमारे कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी टोटल लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, वहीं से रेगुलेट होती है, वहीं से गवर्न होती है। ठीक बच्चों, तो प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें बच्चों? हम लोगों के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी। हम आगे बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो प्रोटोप्लाज्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें हम बच्चों दूसरा क्या है बच्चों, इनका जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया वो क्या है बच्चों? उसमें पहला कैरेक्टर है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव द्रव्य के बने होते हैं। दूसरा जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों? आप इसको जानिए कि व्हाट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सेल का गठन। जो हमारा कोशिका होता है बच्चों, हमारे कोशिका का गठन कैसे हुआ है और किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, आइए हम जानते हैं इसमें। कि जो जीव होते हैं बच्चों, जो सजीव होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उनके बॉडी में सेल के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि बच्चों अभी हमने बात किया कि कोशिका से भी नीचे स्मॉलेस्ट यूनिट हमको देखने को मिलते हैं जो कोशिका से भी छोटे होते हैं और कोशिका को बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो सेल होता है बच्चों वो भी सबसे पहले एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा, सभी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं और सभी मॉलिक्यूल्स मिलकर माइक्रो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। सभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गेनल्स का निर्माण करते हैं और सभी ऑर्गेनल्स मिलकर क्या करते हैं बच्चों? सेल का निर्माण करते हैं। पहले यहाँ तक हम देखें बच्चों तो हम कोशिका तक बनने के लिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं,
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उनके बॉडी का गठन होता है बच्चों, वो केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक ही होता है, अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में होते हैं। उनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है, उनमें केवल एक कोशिका देखने को मिलता है, और एक कोशिका के अंदर जो इन्वॉल्व ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, वही उसमें पाए जाते हैं। अर्थात उसमें जो अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है कि सभी ऑर्गेनल्स मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, और एक ही कोशिका के द्वारा उनके टोटल सिस्टम परफॉर्म होते हैं। उनके बॉडी की टोटल जो क्रियाएं हैं बच्चों, वो केवल एक ही कोशिका के द्वारा रेगुलेट होती हैं। इस प्रकार से ऐसे एनिमल्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर ऑर्गेनल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कहेंगे, या तो फिर उसको हम ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक प्रकार का वर्कशॉप होता है, जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अपना कार्य को क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं, गवर्न होता है। तो इसलिए जब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके टोटल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको या हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, या फिर ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। बच्चों आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ाया जाएगा जब हम प्रोटिस्टा पढ़ाना शुरू करेंगे, प्रोटोजोआ फाइलम, तो उसमें ये पहला बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, या फिर ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें एक कोशिका पाया जाता है। इसलिए एक कोशिका को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, वो कौन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। इसलिए इसको हम ऑर्गेनल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो क्या होगा बच्चों, जैसा कि हम बता रहे थे, सबसे पहले एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स से सेल का निर्माण होता है। तो ये तो हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम आगे बढ़ते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओर और देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे हुआ है। तो सभी कोशिकाएं, सेल क्या होती है बच्चों, सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इनका जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, उसको हम ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए समझते हैं इसको। हम लोगों के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज़ का निर्माण कराते हैं, और सभी टिश्यूज़ मिलकर बच्चों एक एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और एक एक ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और एक एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें बच्चों, जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं। जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, और वो टिश्यूज़ मिलकर एक एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, और एक एक ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करेंगे। तो जैसे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है बच्चों, जीआईटी, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, ये पूरा ट्रैक क्या होता है बच्चों, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। तो इस ट्रैक के अंतर्गत बच्चों बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। जैसे बात करें कि हमारा सबसे पहले बक्कल कैविटी, मुख गुहा होता है। मुख गुहा क्या होता है बच्चों, इसमें हमारे छोटे छोटे ऑर्गन, जैसे हमारा टीथ होता है, हमारा टंग होता है, हमारे फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं। बाद में हमारा और आगे जाएंगे तो आसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो होते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस। इस प्रकार से साथ ही इसके कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बच्चों लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड। ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब एक ऐसे एक एक ऑर्गन मिलकर एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं, और उस तंत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों, पाचन तंत्र। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक पाचन तंत्र होते हैं बच्चों, ठीक उसी प्रकार के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं बच्चों कि हमारा क्या होता है, सबसे पहले बक्कल कैविटी से निकलने वाला जो हमारा फायरिंग्स होता है बच्चों, वहाँ से हम आगे चलेंगे तो लैरिंग्स की ओर बढ़ेंगे। फिर हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकियोल्स होता है, ब्रोंकस, ब्रांकाई, एल्वोलाई, लंग्स। इस प्रकार से बहुत सारे ये सब ऑर्गन्स मिलकर क्या बनते हैं, एक बच्चों तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा हार्ट के बाद जो वेसल्स होते हैं, जैसे हम ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकियोल की बात करें, वेंस, वेन्यूल्स और कैपिलरीज।
ये सब मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एक सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अगर हम अपने शरीर के अंदर देखें तो बहुत सारे तंत्र एक साथ मिलकर हमारे पूरे लाइफ एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। इस प्रकार से एक जीवन का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये क्या होते हैं, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से आर्गन, आर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो केवल और केवल किस में देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, सजीवों में देखने को मिलता है। ये निर्जीव में हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे अगर हम देखें बच्चों, अभी तक तो हम जो ये देख रहे थे ये सब क्या है, इनसाइड दी बॉडी चल रही है। कहीं ना कहीं जब हम बाहर की ओर देखते हैं बच्चों, अगर हम एक सोशल इम्पैक्ट के रूप में देखें तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं का गठन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर में भी एक गठन चलता है और जो आपस में मिलकर एक जैव जगत का निर्माण करते हैं। तो जहाँ अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म का बच्चों, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये सब इंडिविजुअल ऑर्गन्स अर्थात एक इंडिविजुअल स्पीसीज आपस में मिलकर एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं और सभी पॉपुलेशंस आपस में मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। जैसे गांव क्या होता है बच्चों, गांव एक प्रकार का समुदाय होता है जिसमें डिफरेंट परिवार के लोग रहते हैं, अर्थात एक स्पीसीज से मिलकर एक परिवार बनता है जो एक पॉपुलेशंस कहा जाता है। और एक परिवार से मिलकर एक गांव का निर्माण होता है जिसमें डिफरेंट प्रकार के परिवार के लोग रहते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के साथ साथ कुछ और डिफरेंट स्पीसीज भी आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक प्रकार से एक कम्युनिटी बन जाता है जिसमें ह्यूमन बींग्स के साथ साथ कुछ पेट एनिमल्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार से जब सब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और फिर बहुत सारे कम्युनिटीज़ मिलकर बच्चों एक इकोसिस्टम का निर्माण कर लेते हैं जिसमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम एक परितंत्र कहते हैं। और सभी परितंत्र आपस में मिलकर एक जीव जगत का निर्माण कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे जीवों के साथ साथ क्या होता है बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है बच्चों, लिविंग और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। इंटर रिलेशनशिप इंटरेक्शंस जो बन जाता है बच्चों कि इंटर रिलेशनशिप दैट इज़ द रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग एंड द इन्वायरमेंट जो बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक प्रकार का ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चलता है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से हमारे बाहर के जैवमंडल में भी, हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी हमको क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जिसको हम जैव जगत कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बायोस्फीयर कैसे बनता है बच्चों कि सभी स्पीसीज सभी ऑर्गेनिज्म आपस मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी का निर्माण होता है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम का निर्माण होता है और सभी इकोसिस्टम मिलकर एक जैव जगत का निर्माण करते हैं बच्चों, जिसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और सभी नेचुरल अर्थात बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ जो हम लोगों ने देखा बच्चों, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमको किस में देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये निर्जीवों में नहीं पाए जाते, कहीं ना कहीं ये डिफर करता है सजीव को निर्जीव से। ठीक बच्चों, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितने भी जीव होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों की जितने भी सजीव होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात उनमें क्या होता है, कोशिकीय संगठन देखने को, कोशिकीय गठन देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बच्चों तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में। तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि देखिए, पहला है जो जहाँ तक प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों जिसमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए हम दोनों को अलग अलग जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में बच्चों अगर हम देखें तो जितने भी जीव होते हैं, जैसे हम बात करें कि प्रोटोजोअन्स की या प्रोटिस्टेंस की, जिसमें हम यूग्लिना को पढ़ते हैं, पैरामीशियम को पढ़ते हैं, मोनोसिस्टिस को पढ़ते हैं, ठीक बच्चों, अमीबा को पढ़ते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाया जाता है और एक कोशिका के द्वारा ही इनके बॉडी
कि टोटल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं बच्चों, परफॉर्म होते हैं, कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो इनमें जो होते हैं बच्चों ये ऑर्गेनल्स ही इनके पूरे एक्टिविटीज़ को चलाने का काम करते हैं। तो इसलिए इनमें जो पाया जाता है इनमें ऑर्गेनल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा वर्कशॉप होता है जिनसे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपना क्या करते हैं, बॉडी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों, तो वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेल ऑर्गेनल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें यूनिसेलुलर यूनिट्स इज विथ ऑर्गेनल्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। जो यूनिसेलुलर यूनिट्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनमें ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जो एक प्रकार के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें एग्जांपल कौन आते हैं बच्चों, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, और सभी जितने भी प्रोटोजोआंस होते हैं उनमें हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं या फिर ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। अगर बात करें बच्चों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो द ओरिजिन ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म अ सिंगल सेल दैट इज द जाइगोट। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बच्चों, इनका भी जो ओरिजिन होता है वो यूनिट सेल्स के ही रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि हम लोग जो हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम लोग का जो ओरिजिन हुआ है बच्चों वो कहीं ना कहीं यूनिट सेल्स के रूप में हुआ है। वो कौन है, जाइगोट। दो ऑर्गेनिज्म अर्थात मेल एंड फीमेल दोनों क्या करते हैं बच्चों, आपस में इंटरकोर्स करते हैं, और इनसे जो गैमीट बनता है, जैसे मेल गैमीट को क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म, और फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवा। दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं बच्चों, जैसा कि ये क्या है, ओवा, और ये है स्पर्म, ये दोनों, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में क्या करते हैं बच्चों, फ्यूज़न करते हैं, तो ये क्या बनता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है वो यूनिसेल, अर्थात ये क्या हुआ बच्चों, जाइगोट जब बना तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड। तो ये जो सिंगल सेल्ड है बच्चों, इसका क्या होता है, मल्टीपल सेल डिवीजन, अर्थात इसका डिवीजन होता चला जाता है। इसका जब ये डिवाइड होता है बच्चों, तो सबसे पहले 2 सेल्ड स्टेज में, फिर 4 सेल्ड स्टेज, फिर 8 सेल्ड स्टेज, फिर 16 सेल्ड स्टेज से लेकर 32 सेल्ड स्टेज को हम मॉर्युला कहते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, फिर गैस्ट्रोसिल का निर्माण होता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। इसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, अर्थात आर्गन का फॉर्मेशन होता है। फिर अल्टीमेटली एक फीटस का निर्माण होता है, जो क्या होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, वो किस में होता है, अर्थात इसका जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं यूनिट सेल से ही स्टार्ट होता है और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये सब प्रोसेस जो होता है बच्चों, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो इनमें जो एक फीटस बनता है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, अर्थात एक बच्चे में टोटल सिस्टम काम इंडिपेंडेंटली सभी सिस्टम काम करने लगते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंटली अपना कार्य परफॉर्म करता है। ठीक बच्चों, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको देखने को मिलता है ऑर्गेनल सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो से बच्चों हम लोग के लिए इतना ही जानेंगे। कल के वीडियो से बच्चों हम इससे आगे इनके अगले कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है। इसलिए हम कल के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर बच्चों आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी ढंग से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचें, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।